आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं मुरैना की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। कार में एक कंकाल मिला है और कंकाल को कार से बाहर निकाला गया है। पुलिस जांच कर रही है। गोपी गांव की ये घटना है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रपटा के अंदर ये कार थी, कार में कंकाल था। कंकाल को कार से बाहर निकाला गया और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस समय कार को यहां पानी से बाहर निकाला गया। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कह रही है पुलिस? देखिए अपर्णा, ये पूरा घटनाक्रम सिहोनिया थाना क्षेत्र के गोपी गांव के पास स्थित एक रपटे का है, जहां पर रपटे में पानी जमा हो जाता है बरसात के समय। तो लेकिन अब दूसरी बरसात आने वाली थी, यही वजह है कि रपटे का पानी निकाला गया था। लेकिन जैसे ही पानी निकाला जा रहा था, इस दौरान ग्रामीणों को एक कार नजर आई रपटे में, क्योंकि पानी कम होता है तो फिर वो भी रपटे में वस्तु होती है या फिर कार हो या कोई बड़ी चीजें होती हैं वो नजर आती हैं। तो ग्रामीणों को नजर आई। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जैसे ही जांच पड़ताल की तो उस कार में एक कंकाल नजर आया। उसे जेसीबी मशीन यानी कि जेसीबी मशीन से रेस्क्यू कराया है, उस कार को बाहर निकाला है और जो कंकाल था उसे बाहर निकाला है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि ये कंकाल किसका है, किस व्यक्ति का है, कब का है, कहाँ का है, क्योंकि बारिश के समय अधिकांश देखा जाता है कि रपटे हो या नदी नाले हो, इनमें उफान आ जाता है। यही वजह है कि हो सकता है पिछली बारिश का हो। लेकिन अभी पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है कि ये किस व्यक्ति का कंकाल है, कहाँ की कार है, क्योंकि कार का जो चेसिस नंबर है उसी के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है पुलिस। जी शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तीन तलाक को लेकर कानून आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तीन तलाक के मामले सामने आते ही रहते हैं। इस बार मामला ग्वालियर का है, जहां एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर तीन तलाक दे दिया। पति और उसके सब परिवार वाले, इन पर आरोप है कि वो निकाह के बाद से लगातार दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। जब महिला दहेज के लिए पैसे लेकर मायके से नहीं आई तो पति ने तीन तलाक दे दिया। जिसके बाद पीड़ित मुस्लिम महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। महिला ने पुलिस को ये कहा भी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपने बच्चे के साथ अपनी जान दे देगी। उसने कहा कि उसकी मौत की जिम्मेदार उसके पति और उसके परिवार वाले होंगे। बता दें कि महिला का निकाह आबिद खान से 2021 में हुआ था, जिसके बाद से ही आबिद और उसके परिवार वाले दहेज के लिए महिला को परेशान कर रहे थे। ये महिला का आरोप है। लेकर आई हूँ, मेरे पति ने मुझे बीच रोड पे तलाक दे के गया पैसे के पीछे। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दिया। ये बताइए मेरी इस बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊँ इस दुनिया में? माँ बाप मेरे बुरे माँ बाप हो, कोई मेरा नहीं है। कब शादी हुई थी? मेरे 29 में 3 साल हो गए शादी को, और 3 साल में उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा मुझे। उसको बस पैसे चाहिए। रहने वाले क्या नाम? मोड़ापुर के आबिद नाम है उसका, उसकी माँ का नाम अंजुम है। क्या कारण क्या है? उनको दहेज में पैसे चाहिए, गाड़ी बनाना। मेरे माँ बाप नहीं है इतना, वो कहाँ से देंगे? तलाक दे के चला गया। बताइए ऐसे हम लोगों के साथ ऐसे होगा तो आप लोगों की क्या करना चाहिए? आप क्या मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। निवाड़ी की बात करते हैं, जहां जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बुजुर्ग अर्धनग्न होकर सड़क पर ही लेटने लगे। ये पूरा मामला जिले के कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई के दौरान का है। दरअसल बुजुर्ग कलेक्ट्रेट में पृथ्वीपुर थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचते हैं। आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद न्याय की गुहार लेकर जन सुनवाई में पहुंचे ये बुजुर्ग और अर्धनग्न होकर यहां पर इस तरह से प्रदर्शन शुरू कर दिया। समस्या कागज रखे, छान में बैठ जाओ पहले उठ के, ठीक है? जिंदाबाद। घोर अपमान मेरा किया, घोर मेरा अपमान किया। क्या हमारे गांव में श्रीमान जी विवाद हुआ था, लेकिन तो श्रीमान जी हम आवेदन देवे आए, तो आवेदन देख के उनने 10-10 हजार रुपया श्रीमान जी विपक्ष वाले ने मुंह से बोले पृथ्वी वाले क्या 5,000 रुपया दो। श्रीमान जी मैंने नहीं दे सो मैंने आवेदन दिया तो मुझे गाली देना, बोले झूठी रिपोर्ट करने आ गया।
तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में आयोजित एक किसान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी की, जिसके तहत पीएम ने बटन दबाकर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किश्त के 2-2 हजार रुपए डिजिटली ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए देश भर के किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। इस मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। और तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, ये संध्या आरती की तस्वीरें, जो गंगा आरती हो रही है इस समय। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और विधिवत तरीके से पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में यहां गंगा आरती करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख सकते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां नजर आ रहे हैं। ये शाम के समय की आरती है जो रोजाना ही यहां पर होती है। बहुत ही अविस्मरणीय पल होता है। जो भी देश या विदेश किसी भी हिस्से से यहां पहुंचता है तो गंगा आरती में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस संध्या आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। और करीब 30-40 मिनट के बीच का एक कार्यक्रम रहता है। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्य। और अब बात करते हैं अमरवाड़ा उपचुनाव की। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कमलेश शाह ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह के नामांकन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए। सीएम ने कमलेश शाह की जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि अमरवाड़ा के विकास के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सर नॉमिनेशन के फॉर्म में मेरे साथ श्रीमान शर्मा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, हमारी नेत्री मोनिका बच्ची जी, यहाँ के सांसद श्री बंटी साहू जी, हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ और ये उसमें बड़ी भूमिका अमरवाड़ा क्षेत्र की थी। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कमलेश शाह को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की फैक्ट्री है, जनता के हितों से इसका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो कमलेश था, वो बीजेपी ने घोषित कर दिया है। हमारा तो सिटिंग एमएलए था ना। आजकल में हम अपना नया प्रत्याशी घोषित करेंगे, वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार है। अमरवाड़ा के चुनाव में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के ही लड़ रहे हैं,
बीजेपी का उम्मीदवार है कहाँ? अरे बीजेपी तो चुनाव लड़ने की फैक्ट्री है, दिन रात चुनाव लड़ो, हारो जीतो, इसके अलावा कोई जनता के काम से उन्हें लेना ही देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस का ऐसे दम्भ कहें या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कहें। पहले भी 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस इसी मानसिकता से उतरी थी और 2/3 सीटों से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को उनकी हैसियत बताई थी। अमरवाड़ा की जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ जाएगी। अब कमलेश शाह कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पताका थामे हुए हमारे प्रत्याशी हैं और ये मोहर भाजपा पर लगेगी, कमल पर लगेगी। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आसमानी बिजली गिरने से हादसा हुआ है। यहां 4 लोगों की मौत हो गई। खेत का सीमांकन करने के दौरान यह हादसा हुआ। ये 4 लोगों की मौत हो गई है। आसमानी बिजली यहां पर गिरी और इसकी चपेट में आ गए 4 लोग जो खेत का सीमांकन कराने के लिए वहां मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। आसमानी बिजली गिरने से ये मौत हुई है। बताया जा रहा है कि चारों लोग वहां पर खेत का सीमांकन कराने के लिए मौजूद थे। खेत का सीमांकन हो रहा था वहां पर। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, कौन थे ये 4 लोग, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के भीतरवार इलाके से ये बड़ी खबर आई है। दरअसल आज इस इलाके में भीषण बारिश भी हो रही है, उस दौरान आकाशीय बिजली भी चमकी और इसी के चलते करैया जो गांव है वहाँ बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। इसमें आपको बता दें कि ये जो लोग जमीन की नक्शी सीमांकन कर रहे थे, उसी दौरान तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरी और उसके चपेट में आने से 4 लोगों की ये मौत हुई है। और इनमें जो है 50 साल के पप्पू परमार है, इसके अलावा 63 साल के कुक्कू तिवारी, हरि सिंह, बल्ली कुशवाहा, ये लोग हैं। इसके अलावा जो उदय भान है, ये 22 साल के, ये घायल हुए हैं और तत्काल मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भीतरवार से टीम पहुंची थी। एम्बुलेंस के जरिए सभी को भीतरवार लाया गया। वहां से जो गंभीर रूप से घायल है उसे ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में रेफर किया गया है। और स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मोहन सिंह राठौर, वो भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। तो अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ग्वालियर में अभी शाम के समय से बारिश और जो आकाशीय बिजली गिरी है उससे ये बड़ा हादसा हुआ है। और भी कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने सुशील, ग्रामीण अंचल में इस तरह से लगातार कई हादसे होते रहे हैं और जब लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, अगर हम सरकारी विभाग की बात करें या प्रशासन की बात करें तो क्यों नहीं ग्रामीण अंचल के लोगों को इस पूरे मामले में अवेयर करने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर कहें तो मौसम विभाग के साथ ही जिला प्रशासन लगातार इस बात के लिए सूचना जाहिर करता है। इसके अलावा अलर्ट भी जाहिर होता है कि आकाशीय बिजली गिर सकती है। इसके अलावा तेज हवा, आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। लेकिन चूंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस दौरान जो जमीन है उसकी नपती चल रही थी और यही वजह है कि वहाँ लोग खड़े हुए थे और इसी के चलते ये हादसा हुआ। अन्यथा एडवाइजरी के मुताबिक ये था कि आज तेज आंधी बारिश होगी और उस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी जगह व्यवस्था है, लेकिन लोग भी जो है अवेयर रहे। अगर इस तरह की स्थितियां बनती है तो निश्चित तौर पर खेत या खुला जो जगह है वो छोड़ देना चाहिए। और इस तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं, गाइडलाइन की जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थितियों में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से नहीं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और जब भी इस तरह का मौसम बने तो ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप खुली जगह पर ना रहें। स्कूल चले अभियान में मंत्री विजय शाह ने शिरकत की। इस दौरान विजय शाह ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य करने की मांग की। विजय शाह ने कहा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इसे लेकर आदेश भी निकाला था। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रगान और झंडा वंदन का पालन सरकारी स्कूल करते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं करते, लिहाजा सभी के लिए इसे कंपल्सरी करना चाहिए। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकाल लें
के लिए निवेदन किया है और झंडा वंदन हमने जनगणमन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक निर्णय लिया। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए क्या? आप मदरसे शब्द का आप बार-बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई भी शिक्षण संस्थाएं उसमें मदरसे भी शामिल है। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय संभालते ही गुना को बड़ी सौगात दी है। शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के 3 गांव 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेंगे। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है। इस 5G इंटेलिजेंट विलेज के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5G प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। वहीं एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की आलाकमान से शिकायत पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है कि कांग्रेस अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कुछ लोगों को यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि अमिताभ अग्निहोत्री ने जो कहा वो एकदम सही है। जीतू पटवारी जी ने जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है वो चौपट नाथ साबित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। छिंदवाड़ा जो कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सीट थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फैलाया है और 1 लाख से ज्यादा मतों से हम जीते हैं। तो ये जीतू पटवारी जी की हार को दर्शाता है, उनके अकुशल नेतृत्व को दर्शाता है और जीतू पटवारी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा वैसे भी दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के हक में भाजपा से लड़ाई लड़े और जो लोग अपने ही संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं और जो जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं उनके आरोप बेबुनियाद होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज जो परिवर्तन मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहा है उसे कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद आरोप हैं। इंदौर में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली अंजलि की सुसाइड ने सभी को सदमे मिला दिया है। अंजलि की सुसाइड से पहले का एक फुटेज सामने आया है जिसमें अंजलि अपने पिता के साथ जाते हुए नजर आ रही है। वो काफी खुश भी है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था। पिता ने उसे बस स्टॉप पर छोड़ा और इसके ठीक 4 मिनट बाद, जो फुटेज आप देख रहे हैं इसके ठीक 4 मिनट बाद ही अंकिता ने सुसाइड कर लिया। तो पिता के साथ स्कूल जाते हुए नजर आ रही है। एक फुटेज में छात्रा जो 7th क्लास की छात्रा है थी और आज ही स्कूल खुला था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने का आज पहला दिन था। पिता बस स्टॉप पर छोड़ते हैं और वहां से घर लौट आते हैं। पिता के जाते ही अंजलि देखिए वापस लौटती हुई आपको नजर आ रही है। वो उसी सोसाइटी की किसी और बिल्डिंग में घुसती है और जहां आप अंजलि को अकेला देख पा रहे हैं उसके ठीक 4 मिनट बाद अंजलि ने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसको अपने यहाँ से डीवी सिटी से स्कूल छोड़ने गए थे। बाद में जो प्रारंभिक जो जांच पड़ताल में जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें बच्ची स्कूल गेट से सीधे वापस आती है और फिर उसके बाद लिफ्ट के माध्यम से ऊपर टावर में जाती है और वहाँ से ये एक सुसाइडल एक एक्ट पूरा अभी तक एस्टेब्लिश हुआ है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में बारीकी से इसमें जांच कर रही है। अभी तक जो एविडेंसेस मिले हैं मौके से या जो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट हुए हैं उसमें ये मामला सुसाइड का लग रहा है। अब बात जबलपुर की, जहां एमसीए के छात्र की हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कुछ युवक हैं, 2 छात्रों पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं।
हमले के दौरान एक छात्र भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरे छात्र को घेरकर युवक मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद दूसरे छात्र की मौत हो गई है। रायसेन में मानसून ने दस्तक दे दी है। यहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम भी सुहावना हो गया है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। रायसेन और टीकमगढ़ की झमाझम बारिश हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिन बाद मॉनसून की एंट्री का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, लेकिन उससे पहले ही जो प्री मॉनसून एक्टिविटी होती है वो तेज हो गई है और इसीलिए यहां पर झमाझम बारिश आपको दिखाई दे रही है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। निवाड़ी में एक बुजुर्ग